अरे देखो, वो आ गया। हाँ मेरे भाई, वो समय आ गया है जिसके लिए आपने इतने सालों से मेहनत ली है, इतने सालों से सैक्रिफाइसेस किए। और अभी जो 5 महीने बाकी है ना, उसमें इतना दम है कि वो आपके नाम के सामने एक परमानेंट टाइटल ऐड करके देगा। और जब वो टाइटल आ जाएगा ना, उसके बाद आपको जो इज्जत मिलेगी, जो रिस्पेक्ट मिलेगी, उसके क्या ही कहने। आज का ही किस्सा है, एक ऑफिसर से मिलने गया था। पहले वो ऑफिसर पूछा कि क्या रे, क्या करता है? बोला मैं सीए हूँ। तो उसके बाद जो उसने बात करने का तरीका बदला उसका, वो बोला सर बैठो सर, चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए क्या? यार नाम में तो दम है, तो नाम पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मुझे पता है आप वो मेहनत लेने के लिए तैयार हो। और ये पूरे प्रोसेस में ना आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी आएगा। जब भी सेल्फ डाउट आएगा, आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, उसको बोलना अरे भाई इधर तक आया हूँ, आगे भी जाऊँगा, तू तेरा निकल ले। ठीक है? हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सीए सिद्धांत मेहता एंड लेट मी हेल्प यू टू चेंज योर टाइटल फ्रॉम सीए फाइनलिस्ट टू सीए इन May 2026। लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो में ना हम ये 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, मुझे पता है आपको डर बहुत लग रहा है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उसको टैकल कैसे करना है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आएंगे लेक्चर्स के ऊपर, एसपीओएम के ऊपर, कि कब तक आपने आपके सारे लेक्चर्स खत्म करने चाहिए, कब तक आपने एसपीओएम को खत्म करना चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे डिटेल टाइम टेबल, जहाँ पे मैंने आपके लिए 3 प्लानर्स बनाए। एक है 5 मंथ का, एक है 4.5 महीने का और एक है 4 महीने का। जो भी आपकी सिचुएशन में सुटेबल है, आप वो प्लानर देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिन आपको एलोकेट करने हैं रीडिंग को, कितने दिन आपको एलोकेट करने हैं रिविजन्स को, फिर आपने कितने मॉक्स देने हैं, आईटीपी पीवाईक्यूज एमटीपी कब देखने हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि सर आप ये सारी चीजें तो बोल दोगे, बट हमको याद ही नहीं आ रहा है कुछ। एफ आर एफ एम की किताबें खोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये भी चैप्टर है क्या अपने को, ऐसा हो रहा है, तो उसको कैसे टैकल करें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि सर अगर मुझे मेरा स्कोर बढ़ाना है, एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन सी चीजें डे 1 से करनी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम डर के रिगार्डिंग बात करते हैं। सर डर बहुत लग रहा है, उसको हम कैसे टैकल करें, उसको कैसे डील करें। देखो, आज ना मे भी डर आपका एकदम पीक लेवल पे होगा, बट एक जैसे आप प्रोसेस में चले जाओगे ना, जैसे आपका एक सब्जेक्ट का रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स के एक रीडिंग कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये डर ना धीरे धीरे कम होते जाएगा। एक रीडिंग कंप्लीट करो, एक रिवीजन कंप्लीट करो, मॉक्स दो, तो ये प्रोसेस के थ्रू धीरे 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 आपका डर कम होते जाएगा। आज ही मत सोचना कि भाई मेरा डर कल से चले जाए, प्रोसेस है, धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि यार एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना डेली टारगेट्स खुद के लिए सेट करते जाओ। मे बी आज अगर आपने टारगेट सेट किया कि आज ने मुझे 2 चैप्टर्स खत्म करना है, तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे आप ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो कि आगे कैसा होगा, देन आप खुद को बोलो कि भाई मेरा ना, मुझे आज बस ये 2 चैप्टर्स पे ध्यान देना है, मुझे आज बस ये 2 चैप्टर्स खत्म करने हैं। और अगर आप धीरे धीरे ऐसे डेली बेसिस पे एक एक दिन अच्छा करते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम का दिन अच्छा ही जाएगा। तो डेली टारगेट सेट करो और खुद को बोलो कि भाई बस इस पे ध्यान दे, आगे का ज्यादा मत सोच। ठीक है? फिर लेक्चर्स के लिए और एसपीओएम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना 31 दिसंबर तक ये सारी चीजें खत्म कर दो। 31 दिसंबर के बाद आपका पूरा टाइम सेल्फ स्टडी में ही जाना चाहिए, बिकॉज लेक्चर्स खत्म करना बस 10% है पूरे जर्नी का। अब जितना टाइम सेल्फ स्टडी को देते हो, जितना सेल्फ स्टडी करते हो, उससे ही आपको मार्क्स मिलने वाले। तो 31 दिसंबर तक आपके सारे लेक्चर्स एसपीओ खत्म कर देना। अगर इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली आपके कोई डाउट्स है, तो वो मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा वो मैं आपके वीडियो के एंड में बोल दूंगा। ठीक है? अभी हम आते हैं डिटेल टाइम टेबल के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने टोटल 3 टाइम टेबल्स बनाए। एक है 5 महीनों का, दूसरा है 4.5 महीनों का और तीसरा है 4 महीनों का। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है? अभी सारे स्टूडेंट्स ने पहले 5 मंथ का टाइम टेबल सुन लेना, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंगली 4.5 महीने का प्लान और 4 महीने का प्लान बनाया गया है। तो ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स पहले ये सुन लो और उसके हिसाब से हम बाकी के इंडिविजुअल प्लान्स देखेंगे। अब कैसे होता है, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि आपकी एग्जाम 5 मई को होगी, बिकॉज अभी जो एग्जाम कंडक्ट हो रही है वो 5 जनवरी को हो रही है, तो मे की भी एग्जाम मैंने एज्यूम किया कि 5 मई को होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ना 1 दिसंबर से टोटल 155 डेज मिलते हैं। इसके लिए हमने प्लानर बनाया फॉर 142 डेज, और आपके पास बफर में टोटल 13 दिन रखे हैं। ये बफर डेज को कैसे यूटिलाइज करना है मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ठीक है? अब कैसे होता है, हर सब्जेक्ट को ना अगर आपको रिवाइज करना है अच्छी तरीके से एग्जाम के पहले, तो एग्जाम के पहले तो आपको 1.5 दिन में मिलता है। और अगर 1.5 दिन में आपको रिवीजन उस सब्जेक्ट का अच्छे से करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने उस सब्जेक्ट को 3 दिन में रिवाइज किया होगा। ये 3 दिन का रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपने उसको उसके पहले 6 नहीं तो 7 दिन में रिवाइज किया होगा। और ये 6-7 दिन का रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपने उसको उसके पहले 11 नहीं तो 10 दिन में रीड किया होगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप 1.5 दिन में ना अच्छी तरीके से वो सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम के लिए सफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हो।
तो इसी वे में हमने हमारा पूरा टाइम टेबल बनाया, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में रीडिंग को एफआर के लिए पहले 15 डेज दिए, बिकॉज एफआर ना सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट्स में से, इसलिए हमने एफआर को 15 डेज दिए। आप फैकल्टी के भी वीडियोस देख सकते हो, सारे फैकल्टीज एफआर के लिए 15 डेज ही देते हैं। उसके साथ फिर हमने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ना 12 दिन दिए। तो मुझे एक डाउट है, एएफएम ऑडिट से कंपेयर किया तो डीटी सबसे बड़ा है, तो डीटी को भी आपने 12 दिन दिए, ऑडिट को भी 12, एएफएम को भी 12। राजा, ये जो 12 दिन है ना, ये मैक्सिमम डेज है, उसके पहले में ही आपका रिवीजन हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। एएफएम को मे बी आपको 11 दिन लग जाएंगे, ऑडिट को आपको 10 दिन लग जाएंगे। अब ये मैंने 12 दिन मैक्सिमम क्यों दिया है, बिकॉज सबका अलग हो सकता है। मे बी किसी ने एएफएम के लेक्चर्स बहुत पहले कर दिए होंगे, उसको अभी रिवीजन लेक्चर्स देखने पड़े और उसको 12 दिन में हो जाएगा। एक ऐसा भी हो सकता है जिसने एएफएम के लेक्चर्स अभी अभी देखे होंगे, वो 10 दिन में भी रिवाइज करे। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट मैक्सिमम ना ये 12 दिन ही लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, आप इनफिशिएंट तो हो रहे हो, नहीं तो आप कम घंटे तो बैठ रहे हो। आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप एक रीडिंग कंप्लीट कर देते हो ना, तब आपको उठाने आईटीपी, क्योंकि आईटीपी आपको इसलिए उठाने बिकॉज आईटीपी आईसीए ना चैप्टर वाइज इश्यू करता है। तो आपको वो इंडिविजुअल चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखने हैं, समझना है कि कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे। और जो भी क्वेश्चंस के चैप्टर्स आपसे नहीं बन रहे होंगे, वो आपको फर्स्ट रिवीजन में उसको और टाइम देना है। फिर आपको यहाँ पे पीवाई क्यूज भी देखने, डेफिनेटली आपके पीवाई क्यूज आपसे सॉल्व तो नहीं हो पाएगी, बट पीवाई क्यूज देखने से आपको समझेगा कि एक कंसेप्ट के ऊपर ऐसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। जब आपको वो आइडिया आ जाएगा ना, आपका वो माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, तब आप फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे जब इंफॉर्मेशन रीड करोगे, तब आप उसको वैसे इंटरप्रेट करोगे। फिर अगर आईसीए को इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो वो कैसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आपको वो समझना चालू हो जाएगा, वो थिंकिंग चालू हो जाएगी। इसलिए रीडिंग के टाइम पे आपको आरटीपीज और पीवाईक्यूज देखने। फिर यहाँ पे आपको एफआर को 15 डेज से आपको 9 दिन में करना है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आपको 7 दिन देने हैं, जो सफिशिएंटली आप दे सकते हो। फिर जब आपकी एक रीडिंग और एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी ना सारे सब्जेक्ट्स के लिए, देन आपको आईबीएस उठाना है और उसको 4 दिन देने हैं। अब वो 4 दिन कैसे देने हैं वो आपका कॉल है, मतलब क्यूमुलेटिवली एक साथ ही बैठ के 4 दिन खत्म करने हैं कि स्प्लिट करके 4 दिन देने हैं, बट मैक्सिमम आपने 4 दिन ही देने। यहाँ पे जब आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आपको एमटीपी लेने हैं और एमटीपी को सॉल्व करना है। फिर आएगी आपकी सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन एफआर के लिए 9 से 6 दिन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए 4 दिन और आईबीएस के लिए 1 दिन। यहाँ पे 1 दिन में आप आईबीएस के केस सिनेरियोस तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एक मॉक लो और मॉक सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ पे टोटल सेकंड रिवीजन में आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब जो आरटीपी, पीवाईक्यूज, एमटीपी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए होंगे, वो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सेकंड रिवीजन में आपको गो थ्रू करने हैं। फिर सेकंड रिवीजन के बाद आएगी आपकी थर्ड रिवीजन, जहाँ पे आपको एफआर से 6 से 4 दिन में कन्वर्ट करना है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आपको 2 दिन में कन्वर्ट करना है। क्या बात कर रहे हो सर, 2 दिन में? यस, 2 दिन में आपके लिए पॉसिबल है, बिकॉज आपने उसके पहले उसको 4 दिन में रिवाइज किया है, तो 4 से 2 दिन में करना पॉसिबल है। यहाँ पे आप आईबीएस को टाइम मत दो, बस ये 5 सब्जेक्ट्स को ही टाइम दो, और इधर भी आप बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गो थ्रू करना, कुछ नए से चीज़ों को मत देखना। यहाँ पे जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, बस उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना। उसके बाद आपका बस आएगा एफआर का रिवीजन, बिफोर द एग्जाम रिवीजन। तो एफआर को आप 3 दिन दो और अच्छी तरीके से रिवाइज करो। अगर आपको इससे ज़्यादा दिन चाहिए तो फिर बफर में से 1 दिन लो और उसको रिवाइज करो, बट यहाँ पे आपका 3 दिन में रिवाइज करना पॉसिबल है, बिकॉज उसके पहले आपने 4 दिन में एफआर को रिवाइज किया, तो उसको 4 से 3 दिन में रिवाइज करना पॉसिबल है। तो यह है आपका पूरा एंटायर प्लान फॉर 5 मंथ्स। अभी हम आते हैं 4.5 मंथ्स के ऊपर। यहाँ पे कैसे आपको टोटल ना 140 डेज मिलते हैं, जहाँ पे हमने प्लान बनाया 130 डेज का, और आपको बफर में ना 10 डेज मिलते हैं। यहाँ पे आपकी एक रीडिंग हो जाएगी और 2 रिविजन्स हो जाएंगे। सर हमारी ये थर्ड रिविजन नहीं हो पाएगी तो हम क्या डिसएडवांटेज पे हो गए क्या? ऐसा नहीं है। कैसा है, द आइडियल प्लान, सबसे आइडियल प्लान यही रहता है 4.5 मंथ्स का, जहाँ पे आपको एक रीडिंग और 2 रिविजन। जब आप रीडिंग के साथ 2 रिवीजन कंप्लीट कर लेते हो, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो। बट 5 मंथ्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप उस ज़्यादा टाइम में थर्ड रिवीजन करना पॉसिबल है। बट ये प्लान जो है ना, ये आइडियल प्लान है। तो आपकी अगर थर्ड रिवीजन नहीं हो रही है, तो आप कोई भी डिसएडवांटेज में नहीं हो, ये एक सफिशिएंट और अच्छा प्लान है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, रीडिंग के लिए भी सेम 63 डेज एलोकेट किए, फर्स्ट रिवीजन के लिए भी सेम 41 डेज ही हमने एलोकेट किए हैं, जहाँ पे आपको आरटीपी, पीवाईक्यूज, एमटीपी वाला भी सब चीज़ें सेम ही रहेगा। बस सेकंड रिवीजन में ना, जहाँ पे आपको 4 दिन मिल रहे थे, वहाँ पे मैंने 3+1 किया। इसका 3+1 का मीनिंग ऐसा होता है कि पूरा सब्जेक्ट को आपको 3 दिन में ही रिवाइज करना है, और +1 में ना जो भी आपको चैप्टर्स ऐसे लगते हैं जो इंपॉर्टेंट है, या आपको मॉक्स देनी है, या आपने गलती की थी वो आपको गो थ्रू करनी है, ये सारी चीज़ें आपको +1 में करना है। 3 दिन में रिवीजन करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप ये 3 दिन में रिवीजन कर रहे हो ना, तभी आप एग्जाम के पहले उस सब्जेक्ट को 1.5 डेज में रिवीजन कर पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे 3+1 बोल रहा हूँ कि 3 दिन में
देखो कि आप रिवीजन कैसे करते हो, और +1 में आप मॉक्स को दो, जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट जाते हैं उन चैप्टर्स को और रिफाइन करो, जिससे वो 1.5 डेज में और स्मूथ हो आपकी प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए 3+1 का टाइम टेबल है। यहाँ पे IBS के लिए बस आपको 4 दिन मिलेंगे, तो 4 दिन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। यहाँ पे FR के लिए भी 3+1 दिया है, बट ये +1 का मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपको मॉक देना है। +1 मतलब जो भी चैप्टर्स आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, 115 हो गया, तो उन चैप्टर्स को आपको फिर से वो +1 में टाइम देना है। ठीक है, तो 3 दिन में पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज करो, +1 में फिर से पूरे चैप्टर्स को गो थ्रू करो, जो जो इंपॉर्टेंस है, जो जो ट्रिकी एडजस्टमेंट है वो गो थ्रू करो +1 में। ठीक है, तो जिससे आप FR के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। यहाँ पे भी बाकी ये सारी चीजें सिमिलर है। अभी हम आते हैं 4 मंथ्स के टाइम टेबल के ऊपर, जहाँ पे आपको रीडिंग और 2 रिविजन करने के लिए टाइम है। यहाँ पे आपको टोटल 124 डेज मिलते हैं, जहाँ पे आपका प्लानर बना है 115 डेज का, और आपके पास बफर है ना वो 9 दिन है। यहाँ पे ना आपका पूरा टाइम टेबल तो सेम है, बस यहाँ पे जो आपको 12 दिन मिल रहे थे, जो आपको 11 दिन मिलेंगे, जो 7 दिन मिल रहे थे यहाँ पे आपको 6 दिन मिलेंगे, और यहाँ पे जो 4 दिन मिल रहे थे वो आपको 3 दिन मिलेंगे। बट सर अभी ना बाकी सबको 12 दिन मिल रहे हैं, मुझे बस 11 दिन मिल रहे हैं, तो मैं डिसएडवांटेज पे होगा क्या? ऐसा नहीं है। देखो, ये जो स्टूडेंट्स रहेंगे ना जिनको 12 दिन मिल रहे हैं, उनके क्लासेस बहुत पहले हुए होंगे, इसलिए उनको 12 दिन देने पड़ेंगे, बिकॉज उनको रिवीजन लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। आपके क्लासेस अभी अभी हुए होंगे, तो इसलिए आपको हर चैप्टर के लिए रिवीजन लेक्चर देखने की गरज नहीं है। आप आराम से उसको 11 दिन में रीड कर सकते हो और समझ सकते हो। इसलिए आपके क्लासेस अभी हुए होंगे, तो आपको रिकॉल करने के लिए इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप 11 दिन में उसको अच्छी तरीके से पढ़ के खत्म कर सकते हो। 11 का 6 आप कन्वर्ट कर सकते हो, और 6 का 3 आप कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर इसमें आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास बफर डेज है, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इस वे में हमने तीनों टाइम टेबल्स बनाए हैं। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होंगी कि आपके जो बचे हुए महीने वो कैसे जाने वाले हैं। अभी हम आते हैं आपके मॉक्स के ऊपर। आपको ना मिनिमम हर सब्जेक्ट के लिए 2 मॉक्स तो देने ही देने हैं, बस आप IBS के लिए 1 मॉक दो, और ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ना, FR और DT, उनके लिए आपको बस मिनिमम 3 मॉक्स देने। रीजन बीइंग ये 2 सब्जेक्ट के पेपर ना हमेशा लेंदी ही आते हैं, तो अगर आपको इन 2 पेपर्स को टैकल करना है तो आपको मॉक्स देने ही पड़ेंगे, 3 मॉक्स तो मिनिमम देने पड़ेंगे, तो भी आपको स्पीड मेंटेन हो पाएंगे, आपको एक अप्रोच समझेगा कि ये 2 पेपर्स को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, ये हुई पहली चीज। सेकंड चीज, सर क्या ये पूरे मॉक का टाइम टेबल हमको अलग से टाइम देना है क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको डेज एलोकेट किए ना, ये जो 12 दिन 7 दिन, इनमें ही मैंने मॉक का दिन भी ऐड किया है, तो मॉक को आपको इन दिन में ही देना है। अगर इन केस आपकी मॉक इन दिनों में नहीं बैठ रही है, तो फिर आप बफर डेज का इस्तेमाल कर सकते हो। बफर डेज का इस्तेमाल आपको इसलिए करना है, मॉक्स देने के लिए आप कर सकते हो। ये तो आप जब रीडिंग कर रहे थे तब आपको रिविजन लेक्चर्स देखने पड़े, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो फिर आप बफर डेज का इस्तेमाल करो। बीमार हो गए तो बफर डेज का इस्तेमाल करो। ब्रेक लेना होगा, एग्जॉस्ट फील कर रहे होंगे, तो बफर डेज का इस्तेमाल करो। सर अभी 31st आ रहा है, तो 31st के लिए मैं बफर डेज इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? ऐसा मत करो। देखो, ब्रेक ऐसा लो जिससे आप रिफ्रेश हो पाओ और कल से फिर से आप पढ़ाई को बैठ पाओ। ऐसा भी ब्रेक नहीं होना चाहिए जिससे आपको फिर पढ़ाई करना मुश्किल हो। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक लो जिससे आप फ्रेश हो पाओ और कल से फिर से ताकत के साथ पढ़ाई को बैठ पाओ। ठीक है, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग ना मॉक से बहुत डरते हैं कि सर मैं मॉक में फेल हो गया तो क्या? अरे फेल हो गया तो क्या, किसको समझने वाला है? तुमको ही समझेगा ना फेल हो गया तो, बाकी किसी को समझने वाला है कि यार ये तो फेल हो गया करके? एटलीस्ट एग्जाम में कुछ गलत होने से अच्छा मॉक में गलत हो जाए, और वो गलती को देखो ना कि कहाँ पे गलत हो गया, कौन से चैप्टर में मिस्टेक हो गया, मैंने अप्रोच में गलत किया था, क्वेश्चन सिलेक्शन में गलती हो किया क्या, उस पर कुछ तो स्ट्रैटेजी बना, और वो स्ट्रैटेजी से एग्जाम में डील करो। और वो स्ट्रैटेजी से आप एग्जाम में डील करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। सेम, मैं मॉक में AFM में फेल हो गया था, बट एग्जाम में गया तो मैं मुझे एग्जाम्शन आ गया। रीजन भी मैंने देखा कि मेरी गलती क्या पे हो रही है, मेरी अप्रोच में क्या गलती है, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, मैं एग्जाम में पास हो गया। तो मॉक में फेल होने से आप एग्जाम में फेल हो गए ऐसा कुछ नहीं रहता। आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट होता है, 90-95% सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप जाओ और मॉक दे दो। ठीक है, डरो मत। सर मुझे याद नहीं आ रहा है उसको कैसे डील करो। देखो, याद नहीं आ रहा बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। आप क्या करो, आप जो भी सब्जेक्ट लोगे ना उसको पहला रीड करना चालू कर दो, और अगर देखो कि आपको चीज़ें क्लिक हो रही है क्या, अगर चीज़ें क्लिक नहीं हो रही, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तुरंत आपने जिस भी फैकल्टी से सब्जेक्ट को सीखा होगा ना, उनके यूट्यूब चैनल पर जाओ और उनके रिविजन लेक्चर्स देखना चालू कर दो। अगर फैकल्टी ने रिविजन लेक्चर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में अपलोड किए गए हैं, तो आपको उससे कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी, डेफिनेटली आएगी। पर जब वो क्लैरिटी आ जाए ना, तब आपकी कंसेप्ट बुक लो, पढ़ना चालू करो, क्वेश्चन बैंक लो, और क्वेश्चंस को ना लिख के सॉल्व करो। जब आप क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व करोगे, तब आपको वो चैप्टर के ऊपर, वो कंसेप्ट के ऊपर थोड़ी ग्रिप बैठेगी। तो ये 3 अप्रोच में से इस सिचुएशन को डील करो। फिर देखो क्लिक नहीं हो रही है होगी, तो जाओ रिविजन लेक्चर देखो और फिर चीज़ों को लिख के सॉल्व करो। फिर सर मुझे अगर हाई स्कोर करना है, मुझे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या अलग कर सकता हूँ? देखो, आपको कुछ भी अलग चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिंपल चीज़ें करनी है, डेली बेसिस पे करनी है।
तो वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगी। तो ये सारी चीज़ें सिंपल है बट हाईली इफेक्टिव है। सबसे पहला है स्टार मार्किंग स्कीम। ये आपको फाउंडेशन से बता रहे हैं कि जब भी आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हो ना, तब क्वेश्चन बैंक में 1 स्टार मार्किंग करो, जो भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फिर मॉडरेट क्वेश्चन को 2 स्टार मार्क करो, मॉडरेट डिफिकल्ट को 3 स्टार मार्क करो, और एलडीआर क्वेश्चन को एलडीआर ऐसा लिख दो। तो इसमें कैसे करना है, जब भी आप पहला रिवीजन करोगे रीडिंग के बाद, तब आप बस ये क्वेश्चंस देखोगे। जब सेकंड रिवीजन करोगे तब बस यही क्वेश्चंस देखोगे, और बिफोर द एग्जाम बस यही क्वेश्चंस देखोगे। इससे बहुत ही फोकस्ड अप्रोच रहता है, आपको समझता है कि क्वेश्चन बैंक में से 50 क्वेश्चन में से मुझे एटलीस्ट देखने कौन से। तो ये स्टार मार्किंग सिस्टम आप डे 1 से चालू करो। फिर सेकंड, एरर बुक। एरर बुक मतलब क्या रहता है, ये मैंने ना सीए इंटर से मेंटेन करना चालू कर दिया था। मैं क्या करता था, एक बुक लेता था और उस बुक को ना 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता था। फिर ये 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर सब्जेक्ट में मैं जो भी गलतियां कर रहा हूँ वो मैं गलतियां मेंशन करता था, और उसका सोल्यूशन क्या है मैं वो भी मेंशन करता था। अगर मुझे कुछ ट्रिकी पॉइंट मिले, ट्रिकी एडजस्टमेंट मिले, तो मैं वो एरर बुक में मेंशन कर देता था, और उसका सोल्यूशन क्या है मैं वो मेंशन कर देता था। और जब भी मैं वो फर्स्ट रिवीजन चालू कर रहा हूँ, नहीं तो साइमल्टेनियस रिवीजन चालू कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर चैप्टर का, तो मैं एरर बुक जाता था, देखता था कि कौन से मिस्टेक्स है जो मैंने पहले किए थे, कौन से ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स है जो मेरे से लास्ट टाइम मिस हो गए थे, और मैं उनको समझता था। मतलब इससे क्या होता था, मेरी जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स होती थी ना वो बहुत कम हो जाती थी। और मेरा ऐसा मानना है कि तुम अगर तुम्हारे बस रिपीटेटिव मिस्टेक्स को कम कर दो ना, तो आराम से तुम्हारे 30-40 मार्क तो मिनिमम में, मैक्सिमम में तो तुम्हारे 50-60 मार्क तो आराम से बढ़ जाएंगे। तो आप ये एरर बुक मेंटेन करना चालू करना, जिससे आपकी रिपीटेटिव मिस्टेक्स कम हो जाए। जब भी आपको रिवीजन करना होगा तब रिवीजन के पहले ये एरर बुक गो थ्रू करो, जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स किए थे वो समझो, और फिर पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, इससे आपके डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड चीज, थर्ड चीज सॉरी, आपको जो भी बफर टाइम मिलता है ना, वो बफर टाइम आप वीक सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम एलोकेट करो। आप देखो 6 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए वीक है, और उन सब्जेक्ट के लिए आपका बफर टाइम का टाइम यूटिलाइज करना, जिससे आपका एग्जीक्यूशन अच्छा हो। ठीक है, वो आप मॉक देने के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई चैप्टर आपको वो सब्जेक्ट में पर्टिकुलर डिफिकल्ट जा रहा है तो वो चैप्टर रीड करने के लिए दे सकते हो आपके हिसाब से, बट बफर डेज वीक सब्जेक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप जब आपका लास्ट रिवीजन करोगे ना बिफोर द एग्जाम, देन तब आपको ना 1.5 डेज का डिटेल प्लान बनाना है। ये आपकी सारी एग्जाम शुरू होने के पहले, जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो ना, तब सेकंड है तो थर्ड रिवीजन, आपको तब 1.5 डेज का डिटेल प्लान बनाना है। मतलब 2 से 5 मेरी एफआर की एग्जाम होगी, फिर 5 से 6 में ब्रेक लूंगा, 6 से बैठ जाऊंगा, 6 से 9 में ये चीज़ें चैप्टर करूंगा, 9 से 12 ये चैप्टर्स करूंगा, 12 बजे सो जाऊंगा, फिर सुबह 7 बजे ये चैप्टर्स लूंगा। ऐसा डिटेल प्लान आपको करना है। ठीक है, फिर डेली बेसिस पे ना मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो, हाफ एंड आवर भी किया तो भी चलेगा। इससे ना आपको कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाओ और बॉडी वगैरह बनाओ, आपने बस आधे घंटे का वॉक भी किया ना तो भी ठीक है, बिकॉज इससे कैसे रहती है, पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, और एनर्जी रहती है पूरे दिन के लिए। तो ये सारी चीज़ें करो, डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और अगर इसके अलावा आपके जो भी कुछ पर्सनल डाउट्स है वो मैं कैसे रिजोल्व करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपके जो भी कोई पर्सनल डाउट्स होंगे ना कि सर मेरी सिचुएशन ऐसी है, उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने लेक्चर्स कब तक खत्म करने चाहिए, मैंने सिंगल ग्रुप को ऑप्ट करना चाहिए, बोथ ग्रुप्स को ऑप्ट करना चाहिए, मैंने प्लान कैसे करना चाहिए, अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए ना, तो आप मेरे साथ एक टॉपमेट पे सेशन बुक कर सकते हो, वेर वी विल डिस्कस फॉर 30 मिनट्स। एंड करेंटली आई एम इन टॉप 1% कैटेगरी ऑफ ऑल द मेंटर्स विच आर अवेलेबल ऑन टॉपमेट। आपकी प्रॉब्लम में सुनूंगा, और आपके हिसाब से जो भी आइडियल सोल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको सेशन बुक करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फिर अगर आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम में आना है फॉर मी 2026, देन ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जनवरी से शुरू होगा। करंटली जो प्रोग्राम चल रहा है वो ऑलरेडी जैन 26 स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। इस प्रोग्राम में बस 6 ही स्टूडेंट्स को लेता हूँ और उनको पर्सनली गाइड करता हूँ। ये पूरे प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें होंगी, वेर वी विल हैव वन ऑन वन सेशन ट्वाइस अ वीक, और इवन इफ रिक्वायर्ड देन मोर देन दैट। यहाँ पे मैं डेली फॉलोअप लेता हूँ। मैं एक आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट दूंगा, जिस फॉर्मेट में आपको मुझे डेली बेसिस पे बताना है कि सर जो जो टास्क हमने डिसाइड किया था, जो जो टास्क हमने एलोकेट किया था, वो मेरा इतने इतने टास्क हो गया है। देन हम माइंडसेट बिल्डिंग पे भी ध्यान देते हैं, बिकॉज ये पूरे प्रोसेस में ना बस आप रिविजन से काम नहीं चलता, आपको ये दिमाग से इधर से भी स्ट्रांग रहना पड़ता है टू डील द सिचुएशन, टू डील विद द ऑब्स्टेकल्स। तो वो सिचुएशन को कैसे बेहतर तरीके से डील करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम यहाँ पे ना एक्सेल बेस्ड प्लानिंग करेंगे। दिस एक्सेल प्लानर हैव हेल्प मी इन माई एंटायर सीए जर्नी टू स्कोर 11 एग्जाम्शंस। तो यही प्लानर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसी प्लानर के थ्रू आपका सीए फाइनल का जर्नी प्लान किया जाएगा। देन आपके मॉक टेस्ट के एनालिसिस भी किए जाएंगे, और आपको जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो सारे भी बता दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम के बारे में अगर आपको और डिटेल में जाननी है चीज़ें, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस आईडी पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव लव दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट करना ना भूले दैट सर इन मे 2026। टाटा, बाय बाय, सी यू।